हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, ये चैप्टर हमें बताता है कि डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और साथ में ये चैप्टर हमें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का इतना क्रेज क्यों है, क्यों डेमोक्रेसी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जनता का राज होता है, यानी कि लोग वोट करके अपने लीडर्स को चुनते हैं और वही लीडर्स सरकार चलाते हैं। इसी सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अब दोस्तों, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी हो। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार जो कंट्री है उसमें मिलिट्री रूलर्स हैं, और वो भी ऐसे रूलर्स हैं जिन्हें जनता ने इलेक्ट नहीं किया है। बस वो आर्मी में थे, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली और रूल करना शुरू कर दिया। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों ने थोड़ी उन्हें इलेक्ट किया है, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से ही पावर में आ गए। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। ये भी कुछ ऐसी ही होती है। इसमें एक आदमी या छोटा सा ग्रुप जबरदस्ती पावर हासिल कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चिली का जो डिक्टेटर था जनरल पिनोशे, उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री की हेल्प से पूरे देश के ऊपर कंट्रोल ले लिया था, बिना लोगों की परमिशन या सपोर्ट के। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ भी लीडर जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है मोनार्की सिस्टम का। जैसे सऊदी अरेबिया है, वहाँ मोनार्की सिस्टम चलता है, मतलब वहाँ राजा या किंग रूल करते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, उन्हें लोगों ने वोट करके नहीं चुना है। तो ऐसे सिस्टम को भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो देखो, ये जो हमने अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल देखे, तो इससे हमें ये क्लियरली समझ में आ गया कि हम उन्हीं कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कहते हैं जिनमें लोग वोट करके अपने पसंदीदा लीडर्स को चुनते हैं। अदरवाइज जिन कंट्रीज में लोगों को अपने रूलर्स चुनने का अधिकार नहीं होता है, वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं। आया समझ में? अब सवाल ये आता है कि क्या बस इलेक्शन करा देने से डेमोक्रेसी बन जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। ये डेफिनेशन इलेक्टेड बाय द पीपल तो ठीक है, पर काफ़ी नहीं है। अगर हम सिर्फ इस लाइन को पकड़ लें कि किसी कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो वो डेमोक्रेटिक होगी, तो इस हिसाब से तो दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक कहने लगेगी। क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज में इलेक्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन असलियत में केवल इलेक्शन करा देने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बन जाती, बल्कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो अगर हमें ये जानना है कि किस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किस कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, तो इसके लिए हमें डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को समझना होगा। जब भी हम ये पता कर पाएंगे कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। तो चलिए समझते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी के पहले फीचर को समझने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी है पाकिस्तान की। तो देखो, पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक आर्मी जनरल था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। उसने क्या किया, 1999 में मिलिट्री के साथ मिलकर जबरदस्ती पावर अपने हाथ में ले ली, और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको हटा दिया और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, और कुछ टाइम बाद खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बना लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या जनता ने उसे चुना था? नहीं, बल्कि उसने तो खुद ही पावर ले ली थी। तो इसी बात को लेकर 2002 में एक रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम मतलब जिसमें पब्लिक से हाँ या ना में आंसर पूछा जाता है। तो रेफरेंडम का क्वेश्चन ये था कि क्या परवेज मुशर्रफ को अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं। तो इसका रिजल्ट परवेज मुशर्रफ के फेवर में आता है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का मानना यह था कि जो ये रेफरेंडम हुआ है वो पूरा का पूरा फ्रॉड और माल प्रैक्टिस से भरा हुआ था, वो ईमानदारी से नहीं हुआ था। अब चूंकि परवेज मुशर्रफ पावर में तो आ ही गया था, तो उसने ये सब देखकर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते थे, लेकिन अब पूरे देश को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रोल कर रही थी, जो कि परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में थी। यानी कि एट दी एंड सारी पावर परवेज मुशर्रफ के पास थी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने, लेकिन असली पावर तो मिलिट्री के हाथ में थी, ना कि जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के पास। तो क्या आप कहोगे कि पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेसी थी? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन होने से डेमोक्रेसी नहीं होती, बल्कि रियल डेमोक्रेसी तब मानी जाती है जब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास हो जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया हो। और यही है डेमोक्रेसी का पहला फीचर, कि इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल।
यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास हो जिन्हें जनता ने चुना हो, ना कि उनके पास जो फोर्स या फ्रॉड से कुर्सी पर बैठे हों। आए समझ में? तो ये हो गया डेमोक्रेसी का पहला फीचर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के दूसरे फीचर की। इसे समझने के लिए हम दो देशों की कहानी सुनेंगे, चाइना और मेक्सिको की। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना में हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं और उनकी पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसमें करीब 3,000 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग जगह से इलेक्ट किए जाते हैं और इनमें से भी किसी एक को प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्शन भले ही होते हैं, लेकिन चाइना में केवल एक ही पार्टी है जो कि है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सुनने में तो सब सही लग रहा होगा, पर असली बात यह है कि चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। सिर्फ वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो या फिर उससे जुड़ी हुई 8 छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के। अब आप बताओ कि अगर आपको सिर्फ एक ही पार्टी के अप्रूव्ड कैंडिडेट को वोट देना पड़े तो क्या ये सच में इलेक्शन कहने लायक है? क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर चॉइस ही नहीं है। इसे आप ऐसे समझो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए या तो ये चॉकलेट ले लो या तो ये वाली चॉकलेट ले लो, लेकिन दोनों चॉकलेट की कंपनी सेम है। तो क्या ये सच में चॉइस है? नहीं ना। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब हम सुनते हैं मेक्सिको की कहानी। मेक्सिको में इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1930 से हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट चुना जाता है। यहाँ पर मिलिट्री रूल कभी देखने को नहीं मिला। पर मेक्सिको में एक बड़ी दिक्कत थी कि 1930 से लेकर 2000 तक हर बार एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती थी, जिसका नाम था पीआरआई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज भी खड़ी होती थी पर कभी जीत नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि पीआरआई हर इलेक्शन में कुछ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते थे वो लोगों के ऊपर प्रेशर डालते थे कि वो पीआरआई को वोट दें। वहाँ की जो मीडिया थी वो पीआरआई का साथ देती थी और जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको या तो इग्नोर किया जाता था या तो उनकी बुराई की जाती थी। जहाँ तक कि वोटिंग बूथ्स को भी लास्ट मिनट पर शिफ्ट कर दिया जाता था। साथ ही साथ पीआरआई पार्टी अपनी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। तो ऐसे सिस्टम में दूसरी पार्टीज के लिए जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। तो ये थी मेक्सिको की कहानी। अब सोचिए, क्या ये सच में इलेक्शन था? क्या लोग अपने मन से किसी भी पार्टी को चुन सकते थे? नहीं ना। मेक्सिको में चॉइस तो था पर असली चॉइस नहीं था। लोग चूज ही नहीं कर पा रहे थे। हर बार वही पार्टी जीतती थी, चाहे लोग खुश हों या ना हो। तो दोस्तों ये दो देशों की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी नहीं होती, बल्कि असली डेमोक्रेसी तब होती है जब इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और लोगों के पास सच में मल्टीपल पॉलिटिकल ऑप्शंस हो, उनके पास चॉइस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रूलिंग पार्टी के पास ये डर होना चाहिए कि अगर लोग नाराज हुए तो वो नेक्स्ट इलेक्शन हार भी सकती हैं। तो यहाँ से हमें डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर समझ में आता है कि यार डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दूज करेंटली इन अ पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी कि डेमोक्रेसी जब भी मानी जाती है जब उसमें इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में हो और रूलिंग पार्टी के पास भी हारने का बराबर मौका हो, तभी तो जनता के वोट का असली मतलब होता है। आए समझ में? चलो अब हम आते हैं डेमोक्रेसी के तीसरे फीचर पर। तो दोस्तों डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक विचार है जहां हर सिटीजन को बराबरी का हक मिलता है। और डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक रूल यही है कि हर अडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार मिले और हर वोट की वैल्यू बराबर हो। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन दोस्तों पहले के ज़माने में ये अधिकार हर किसी को नहीं मिलता था। जिसने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि सबको वोट देने का बराबर अधिकार मिले। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस रूल को मान लिया है, लेकिन आज भी कई जगहों पर बराबरी का दर्जा लोगों को नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। मतलब वहाँ की महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। सोचिए, ऐसा देश जहाँ की आधी आबादी को पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं थी। तो क्या ये डेमोक्रेसी थी? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही एक कंट्री एस्टोनिया। एस्टोनिया में सिटीजनशिप्स के रूल ऐसे बनाए गए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी है वो लोग सिटीजनशिप ही नहीं ले पाते हैं। और जब वो लोग सिटीजनशिप ही नहीं ले पाते हैं तो वो लोग वोट कैसे करेंगे? क्योंकि वोट देने का अधिकार तो जब मिलेगा ना जब वो देश के सिटीजन्स बन पाएंगे। तो इस तरीके से रशियन माइनॉरिटी वोट ही नहीं डाल पाती। तो ऐसे में उनके पास अपनी कोई पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं है। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं ना। इसी तरीके से एक और कंट्री है फिजी। फिजी का सिस्टम और भी अजीब है। वहाँ क्या होता है, वहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। पहले हैं इंडिजीनियस फिजी और दूसरे इंडियन फिजी। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिजीनियस फिजी लोगों के वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है और इंडियन फिजी लोगों के वोट की वैल्यू कम होती है। अब सोचिए, अगर दो वोट्स की वैल्यू अलग अलग हो तो क्या ये बराबरी हुई और क्या ये डेमोक्रेसी हुई? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी देना।
और इसी से निकलता है डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर, जो कि कहता है इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि हर अडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। जब तक हर नागरिक का वोट बराबर नहीं है तब तक डेमोक्रेसी पूरी नहीं है। दोस्तों, अब हम समझते हैं डेमोक्रेसी के लास्ट फीचर को। तो लास्ट फीचर को समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे की कहानी सुननी होगी। तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है जिसे 1980 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब खास बात यह है कि इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एक पार्टी ने, जिसका नाम था JANU-PF, और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। और यही व्यक्ति आज़ादी के बाद से लगातार जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट बनता हुआ आ रहा था। अब सुनने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है कि इलेक्शन भी हो रहे थे, मुगाबे पॉपुलर लीडर भी था, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी हर इलेक्शन जीत तो रही थी, लेकिन फेयर कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती थी। जैसे कि फर्स्ट, रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस किए और मोस्टली पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ले ली, जिससे उसे किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता था। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को डराया जाता था, उन्हें धमकाया जाता था ताकि वह JANU-PF पार्टी के सामने इलेक्शन ना लड़े। तीसरा, प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था ताकि लोग अपनी बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना रख पाएं। चौथा, मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था ताकि टीवी और रेडियो में सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, कुछ भी बुरा ना बोला जाए। जहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स होते थे उनको भी हरेस किया जाता था अगर वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी पब्लिश करते थे तो। पांचवा, जो जजेस होते थे अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ में जजमेंट देते थे तो उन पर भी प्रेशर बनाया जाता था। और ये सब करते हुए भी इलेक्शंस होते रहे और JANU-PF के लीडर रॉबर्ट मुगाबे लगातार पावर में बने रहे। पर सवाल तो ये आता है कि क्या ये रियल डेमोक्रेसी थी? हालांकि 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे को फोर्स रेजिग्नेशन देना पड़ता है, लेकिन जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें एक इम्पोर्टेंट बात सिखाता है कि सिर्फ लोगों का सपोर्ट होना डेमोक्रेसी नहीं होती। किसी लीडर का पॉपुलर होना उसकी हर बात को सही नहीं बनाता। अगर अपोजिशन को दबाया जाए, मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए और लोगों के राइट्स को छीन लिया जाए तो वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की होती है, वो रियल डेमोक्रेसी नहीं होती। तो यहाँ से हमें डेमोक्रेसी का चौथा फीचर समझ में आता है कि आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन लिमिट्स। दूज लिमिट्स आर सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स राइट्स। मतलब हर डिसीजन लॉ के थ्रू होना चाहिए, सिटीजन्स के बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और उसकी बात सब माने, गवर्नमेंट कंसल्टेशन से काम करे, अपने मन से नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होता, बल्कि हर सिटीजन की आवाज़ सुनना भी होता है। सही डेमोक्रेसी वही मानी जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के राइट्स का सम्मान करे। आए समझ में? तो ये थे डेमोक्रेसी के चारों फीचर्स। मैं इनको समराइज करके लिख देता हूँ, आप चाहो तो इनको लिख सकते हो क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डेमोक्रेसी के वो फीचर्स हैं जिन्हें अगर कोई गवर्नमेंट फॉलो करती है तभी वो डेमोक्रेटिक कहलाती है, अदरवाइज वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डेमोक्रेसी क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, यानी कि लोग डेमोक्रेसी को इतना पसंद क्यों करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी के कई सारे फायदे होते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो चलिए हम डेमोक्रेसी के फायदे को समझते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेसी बाकी जितनी भी गवर्नमेंट है उन सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। इसको ऐसे समझो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि मिलिट्री रूल हो गया या फिर मोनार्की सिस्टम हो गया। इसमें रूलर्स को किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, उन्होंने जो फैसला ले लिया वही फाइनल होता है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल का फैसला फाइनल होता है, चाहे स्टूडेंट को पसंद आए या ना आए। ठीक ऐसे ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, वहाँ के रूलर्स का फैसला जनता को मानना ही पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ इलेक्टेड लीडर्स ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो यहाँ जनता को जवाब देना पड़ता है। अगर वो जनता के लिए सही से काम नहीं करते हैं तो अगले इलेक्शंस में जनता उन्हें हटा भी सकती है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे कि इंटरनेट बंद कर दिया देश में हमेशा के लिए। तो अगले इलेक्शन में जनता उन्हें वोट नहीं देगी, उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो इस डर से लीडर को अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं, जनता के बारे में सोचना पड़ता है। इससे सरकार हमेशा जनता के प्रति अकाउंटेबल बनी रहती है। उन्हें पता होता है कि पब्लिक है जो कि सब जानती है, अगर हमने ढंग से काम नहीं किया
तो जनता हमें अगले इलेक्शन में वोट नहीं देगी और हटा देगी। तो उन्हें जवाब देना पड़ता है, यानी कि वो अकाउंटेबल होते हैं। आए समझ में? दूसरा फायदा ये होता है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि फैसला एक या कुछ लोगों के हाथ में होते हैं, यानी कि उन्हें किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही जनता को मानना पड़ता है। सोचो, अगर आपके घर में सिर्फ पापा ही सारे डिसीजन ले बिना किसी से पूछे, तो हो सकता है कि कभी कभी वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले ले। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत डिस्कशन और डिबेट होती है। अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टीज, एक्सपर्ट्स सब अपनी राय देते हैं। पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले उस पर लंबी चर्चा होती है, तब जाके कोई डिसीजन पास होता है। ऐसे में डिसीजन काफ़ी बेहतर निकल के आता है। समझ गए? तो इस प्रोसेस में गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं और फैसले ज़्यादा बेहतर और सबके हित में निकल कर आते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, हमारे देश में कितनी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीति रिवाज वाले। जैसे क्लासरूम में अलग अलग हॉबीज वाले बच्चे होते हैं, इसी तरीके से हमारे देश में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ज़्यादातर ये होता है कि वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो इन डिफरेंसेस को दबाने की कोशिश करते हैं या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पर हावी कर देते हैं, जिससे टेंशन बढ़ती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के थ्रू अलग अलग ग्रुप्स को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार देता है। यहाँ सब मिलजुल कर सॉल्यूशन निकालते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से देश में रहते हैं। सोचो, जैसे हमारी फैमिली है, अगर उस फैमिली में भाई बहन लड़ रहे हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बीच बचाव करते हैं और दोनों पक्षों की सुनते हैं और फिर कोई एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालते हैं और दोनों को मना लेते हैं और वो शांत हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ की बातें सुनी जाती हैं ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और वो शांति से रह सके। आए समझ में? चौथा फायदा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी को बढ़ाती है। जैसे मान के चलो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि सिटीजन्स को केवल प्रजा माना जाता है, जनता माना जाता है, जिन्हें रूलर्स का आदेश मानना होता है। उनकी अपनी कोई पहचान या सम्मान नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन्स को बराबर माना जाता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो। उसके वोट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी किसी बड़े मंत्री के वोट की। हर इंसान को बराबरी के साथ अपने व्यूज रखने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिलता है। ये उन्हें आत्मसम्मान देता है, यानी कि डिग्निटी देता है। उन्हें लगता है कि वो भी देश के फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा है डेमोक्रेसी का, जो कि किसी और सिस्टम में नहीं देखने को मिलता। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी बात भी मायने रखती है। पांचवा और आखिरी फायदा ये है कि डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। देखो, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी परफेक्ट नहीं है। कई बार देखा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी कई गलतियां करती हैं, लीडर्स भी गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती होती भी है तो उसको ठीक करने का मैकेनिज्म होता है। जनता के पास अगले इलेक्शंस में सरकार बदलने का मौका होता है और कोर्ट भी गवर्नमेंट के फैसले को चैलेंज कर सकती है। साथ ही साथ मीडिया भी सरकार की गलतियों को उजागर करती है। इससे लीडर्स को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में अगर रूलर ने कोई गलत फैसला ले भी लिया हो तो उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता है, जब तक कोई बड़ा रेवोल्यूशन ना हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी के कुछ फायदे हैं जो कि हमने डिस्कस किए। उनसे हमें ये समझ में आ गया कि वास्तव में डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, और क्यों अच्छी है ये हमने पॉइंट में समझ लिया। आया समझ में? अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि डेमोक्रेसी की क्या अच्छाइयाँ हैं क्या? नहीं, डेमोक्रेसी की कुछ कमियां भी हैं। चलो अब हम उन कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी की पहली कमी क्या है? पहली कमी ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स बार बार बदलते रहते हैं, जिसके चक्कर में डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। आपको पता है दोस्तों कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। हर बार नई सरकार बन सकती है। इस बदलाव के चलते पॉलिसीज भी बदलती रहती हैं। एक सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनाई, अगली सरकार आई तो उसने कोई नई पॉलिसी बना दी, और फिर कोई तीसरी सरकार बन गई तो उसने कोई नई पॉलिसी और बना दी। सोचो, अगर आपके स्कूल में हर साल प्रिंसिपल बदल जाए और हर साल नया प्रिंसिपल आए और वो नए रूल बनाए, तो कितनी इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना? ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट को चलाने में भी इंस्टेबिलिटी रहती है।
अब ये जो इनस्टेबिलिटी होती है सरकार के बदलने की वजह से, तो इसी इनस्टेबिलिटी के कारण देश का जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। आप खुद सोचो ना कि अगर एक ही गवर्नमेंट लंबे समय तक रहेगी तो वो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए देश के फायदे के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच पाएगी। और अगर बार बार सरकार बदलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, इनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी। दूसरी कमी ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इसमें सरकार कई बार मोरालिटी को खो देती है बिल्कुल। पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, झूठे वादे करती हैं। ये सब देखकर लोगों का पॉलिटिक्स के ऊपर भरोसा उठ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश के फायदे से ज़्यादा पार्टीज को अपनी कुर्सी की चिंता होती है। जैसे एक गेम में सिर्फ जीतने के लिए सब कुछ करते हैं, रूल्स तोड़ भी दें तो भी चलेगा। आजकल के पॉलिटिशियंस भी इसी तरीके से काम करते हैं और यही आजकल की पॉलिटिक्स में चल रहा है। डेमोक्रेसी की तीसरी कमी ये है कि सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। तो जैसा कि हमने डेमोक्रेसी के फायदों में देखा था कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद लिए जाते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इसमें डिले हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना कि हर छोटी से छोटी बात पर डिसीजन लेने के लिए भी बहुत से लोगों की मीटिंग करनी पड़ती है और बहुत से लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेना पड़ता है, और सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं तब जाके डिसीजन लिया जाता है। तो भले ही डिसीजन अच्छा लिया जा रहा है लेकिन उसमें देरी हो जाती है। और वहीं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं, उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो लेकिन तुरंत डिसीजन लिया जाता है। आए समझ में। डेमोक्रेसी की चौथी कमी ये है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स लीड्स टू बैड डिसीजंस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लीडर्स हम चुनते हैं उन्हें जनता की असली प्रॉब्लम्स की समझ ही नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी पार्टी की लाइन या बड़े लोगों के फायदे के हिसाब से फैसले ले लेते हैं। कुछ लीडर्स एजुकेटेड नहीं होते या उनके पास ज़रूरी एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। इससे कई बार गलत डिसीजन भी या बुरे डिसीजन भी लिए जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जैसे मान लो एक टीम का कैप्टन है, उसे गेम की स्ट्रेटजीज ही नहीं आती, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गलत मूव चलेगा ही चलेगा और ऐसे में वो टीम को हरवा देगा। ऐसे ही कई बार कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिसीजन की वजह से पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कई बार डेमोक्रेसी में ये भी देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी की पांचवी कमी ये है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा होता है, इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए पार्टीज़ को फंड चाहिए होता है। इसलिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे लेते हैं। बदले में जब वो सत्ता में आते हैं तो वो उन्हें उन लोगों का फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं जिनसे उन बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। अब इससे होता क्या है कि करप्शन बढ़ता है, लोग वोट बेचते हैं, पार्टीज वोट खरीदती हैं। इससे गरीब लोगों को सही से रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाते और अमीर और पावरफुल लोग ही सिस्टम को कंट्रोल करते रहते हैं। सोचो अगर आपकी फेवरेट टीम तभी जीते जब उनके पास पैसा होगा, तो क्या ये फेयर गेम होगा? नहीं ना। तो दोस्तों, जब हम डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान दोनों देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या सच में डेमोक्रेसी सबसे अच्छी गवर्नमेंट है? इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है। डेमोक्रेसी शायद परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम्स का। ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी के चलते गरीबी ना खत्म हो या करप्शन ना रुके, लेकिन डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे डिक्टेटरशिप या मोनार्की से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल है। लीडर्स को जनता को जवाब देना पड़ता है जो कि किसी और सिस्टम में नहीं देना होता। ये कॉन्फ्लिक्ट सुधारने का मौका देती है, ये लोगों को शांति से अलग अलग विचारों के साथ जीने का मौका देती है। ये हर एक सिटीजन को डिग्निटी देती है, यानी कि इज्जत देती है। ये हर एक सिटीजन को रिस्पेक्ट देती है। ये हर इंसान को बराबर का सम्मान देती है। ये उसे अपनी किस्मत का खुद मालिक बनने का अधिकार देती है। ये अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी देती है। अगर गलती होती भी है तो उसे ठीक करने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, फिर हमने उसके 4 फीचर्स के बारे में समझा और आखिर में हमने देखा कि क्यों डेमोक्रेसी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। भले ही दोस्तों डेमोक्रेसी में कमियां हों, लेकिन वो सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और हमारे लिए ये काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम क्लास 9th को इसी तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।